हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उन सभी के पास में हिस्ट्री का पेपर या तो उनका 21 अगस्त 2022 को पेपर है या फिर उन सभी का एग्जाम जो है वो 28 अगस्त 2022 को। जिन सभी के पास में डिसिप्लिन 1 में ये कोर्स है उनका 21 अगस्त को होगा, जिनके पास डिसिप्लिन 2 में उन सभी का जो एग्जाम है ये 28 अगस्त को होगा। तो आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल से कि भाई गुप्त काल की क्या आपकी कला और साहित्य की व्यवस्था है। अब तक आप सभी का जो सिलेबस डिस्कस हो रहा है उसके अंदर आप सभी को पता है जो इस साल आपका एनसीवैप का पेपर हुआ है, आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आप सभी का सोल का भी पेपर लेती है, एनसीवैप का भी लेती है और रेगुलर का भी पेपर लेती है। तो आप सभी के जो पेपर्स है इन सभी के पेपर्स में एनसीवैप के पेपर में 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके गुप्त वंश से ही पूछे गए। तो गुप्त वंश से हमने रिलेट करते हुए आप सभी के लिए कुछ वीडियो, जैसे गुप्त वंश क्या था, गुप्त वंश की प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्त वंश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था और गुप्त वंश की धार्मिक व्यवस्था। अब हम बात करने वाले हैं गुप्त वंश की कौन सी व्यवस्था, इसकी साहित्य और कला व्यवस्था। ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाएगी क्योंकि जो एनसीवैप का पेपर है इसके अंदर प्रशासनिक व्यवस्था पूछी गई है, तो मे भी पॉसिबल है पूछी भी जा सकती है या नहीं भी पूछे। भूमि अनुदान के बारे में पूछ लिया गया है, गुप्त उत्तर के बारे में जो कि अगली यूनिट्स है, तो ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आ सकता है। शॉर्ट नोट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज के अपने इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बाकी आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। इस जो क्वेश्चन पेपर ये एनसीवैप का, इसका पूरा का पूरा एनालिसिस मैंने आप सभी के लिए ले आया हूँ, वो भी आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहली बात आप सभी को कला की व्यवस्था के बारे में, कला के वर्णन के बारे में बताना है। तो हम गुप्त काल के राजाओं के बारे में ही बात करेंगे कि उनके टाइम पे क्या कला करती थी, क्या क्या चीज थी, क्या साहित्य का रचना हुआ, क्या चीजें थी। तो ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों ही कला के बड़े शौकीन थे। समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए जो सिक्के थे उन पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया। सबसे पहले समुद्रगुप्त ही शासक थे जिन्होंने किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस किया था कॉइन्स के ऊपर। तो कौन थे वो? समुद्रगुप्त। अब आप बोलोगे वीणा क्या होती है, तो वीणा वही जो हमारी शारदे माँ, सरस्वती माँ जो अपने हाथ में लेके रखती है, तो वही वीणा होती है। उसी को बजाते हुए इन्होंने सबसे पहले अपना चित्रण किया है। तो ध्यान रखना है, 2 राजाओं की बात हुई है। पहले राजा कौन है? समुद्रगुप्त। और दूसरे राजा कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इनका बड़ा ही शौकीन था। गुप्त काल में ध्यान रखना है, वरत्न हुआ करते थे। ये वरत्न 9 रत्न होते थे। कितने रत्न होते थे? ये 9 लिखा है, वरत्न नहीं है, इसका मतलब है 9 रत्न। और बौद्ध धर्म के कला के दौरान भी गुप्त कलाकृतियों का वर्णन देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बौद्ध धर्म के हम अगर साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें कई सारे गुप्त काल की कलाकृतियों के बारे में पता चलता है। जैसे गुप्त काल में बनी 2 मीटर लंबी बुद्ध की कांस्य की मूर्ति, ठीक है, गुप्त काल में ही बनी है 2 मीटर बुद्ध की कांस्य की मूर्ति। 2 मीटर का मतलब आप समझ सकते हो कि लगभग 2 मीटर का मतलब 3 मीटर का लगभग 10 फीट होता है। लगभग मैं बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली। ये कांस्य की मूर्ति है, कहाँ से मिली है? तो ये भागलपुर बिहार में स्थान है, उसके ही पास में है, निकट में सुल्तानगंज। ये हमारे गांव से, वैसे मैं भागलपुर का हूँ तो हमारे गांव से थोड़ी सी दूरी में है ये सुल्तानगंज, तो वहां पर ये प्राप्त हुई है। इसके अलावा हम नीचे बात करेंगे, एक और यात्री थे, आपको पता है गुप्त काल के अंदर ही आए थे, जो कि चीनी बौद्ध धर्म के यात्री थे। उन्होंने 25 मीटर तांबे की मूर्ति देखी जो कि ब्रिटेन के, अब जो है जो बर्मिंगम ब्रिटेन में जो स्थान है उस स्थान पर इसको ले जाई जा चुकी है। गुप्त काल में ही थी ये। सारनाथ, मथुरा से बुद्ध की कई सुंदर सुंदर प्रतिमाएं मिली हैं, ये किसने बताई है? तो ये कलाकृतियां ही हैं जिसका वर्णन हमें देखने को मिलना है। इसके अलावा बुद्ध धर्म जो है इसकी सबसे सुंदर जो प्रतिमा है वो क्या है? अंजिता है ना, अंजिता है। जो अजंता और जो एलोरा की जो गुफा है अंजिता, उसी को ही कहा गया है, ध्यान रखना है। अजंता की जो गुफा है उसमें बौद्ध धर्म के काल के ही कई सारे चित्र उद्घृटित है, कई चित्र बने हुए। बौद्ध धर्म के बचपन और गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की जुड़ी हुई कई घटनाओं को चित्रित किया गया है। किस काल में? तो गुप्त काल में। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ये सब कला की ही बातें हैं। इसके अलावा गुप्त काल के अंदर कई राजाओं ने ब्राह्मणों को विशेष महत्व दिया है। तो ब्राह्मणों को भूमिदान देते थे और उन ब्राह्मणों को जो भूमिदान देते थे तो ब्राह्मण भी राजाओं को बड़ी बड़ी उपाधि या बढ़ा चढ़ाकर राजाओं की तारीफ करते थे। इसीलिए हमें शिव, विष्णु और अन्य हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी उस समय मिली है।
वास्तुकला की बात करें तो गुप्त वंश में ज्यादा वास्तुकला नहीं हुई। वास्तुकला का मतलब होता है जैसे मुगल में हमें दिखता है कि भाई ताजमहल बना है, ये सारी चीजें बनी है, तो वास्तुकला में इस काल में ज्यादा नहीं मिली, हम ये ज्यादा देखते नहीं। उत्तर प्रदेश में कई मंदिरों के हमें अवशेष मिले हैं जो किस काल के हैं, गुप्त वंश के हैं। ठीक है, और उनके जो पत्थर हैं उनमें अच्छे अच्छे किस्म के पत्थर हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। ये मंदिर कहाँ मिले, कानपुर में मिले, गाजीपुर में मिले, झांसी में मिले, इन क्षेत्रों से हमें ये मंदिरों के पत्थर प्राप्त हुए। गुप्तकालीन, अब हम साहित्य की बात करेंगे। साहित्य, साहित्य मतलब लिटरेचर क्या क्या है, तो ध्यान रखना है कि विद्वान व विभिन्न लेखकों ने रचनाओं, कई सारी रचनाएं करी हैं। जैसे इसमें रचनाओं में दो चीजें शामिल होती है, एक उपन्यास, ये उपन्यास लिखा है, और दूसरा है एकांकी। एकांकी को ही हम नाटक कहते हैं, आप नाटक को ध्यान रखेंगे। तो गुप्त काल में साहित्यिक जो थे वो देशज, उपन्यास और एकांकी दोनों ही मिले। क्या मिले, तो गुप्त काल में हमें कई सारे साहित्य मिले। इन साहित्य में हमें कई उपन्यास मिले तो कई एकांकी मिले, यानी कई कहानियों का संग्रह जब बन जाता है तो वो उपन्यास कहलाता है, और एकांकी मतलब सिंगल कहानी। जैसे इस समय में कई सारे, भास का नाम याद रखना है आपको, भास 13 नाटक संस्कृत भाषा में इन्होंने इसी समय रचना करी है, ध्यान रखना है। और इन्होंने राजा रानी की प्रेम कहानियों का वर्णन इसमें मिलता है, प्रेम विवाह का वर्णन मिलता है, और विवाह के बाद में विरह का वर्णन, कई कहानी यानी नायक नायिका अलग हो जाती है, इसका वर्णन मिलता है। और उन्होंने पुनर्विवाह का वर्णन भी बताया है इसी काल में। इसके अलावा सेकंड नंबर पे शूद्रक नाम का एक साहित्यक है, शूद्रक द्वारा लिखित एक नाटक है जिसका नाम है, ध्यान रखना है, जो है मत्स्यकटिक। मत्स्यकटिक नाम है, और इसका मतलब है मिट्टी का खिलौना। क्या होता है, मिट्टी का खिलौना। और वैश्य और ब्राह्मण के प्रेम का वर्णन भी किया गया है, यानी ब्राह्मणी व्यवस्था कमजोर हो गई थी, इसका भी वर्णन इसके अंदर किया गया है। क्योंकि वैश्य और ब्राह्मण का प्रेम का एक कहानी मिली है, कहानी का वर्णन, उस कहानी को हम ये कई बार सोच के भी हम सोचते हैं कि शायद सच में जो ये काल था, शायद इसके अंदर शूद्रों की स्थिति अच्छी हो गई थी। तो इस ग्रंथ में हमें ये बताया गया है कि चोर, है ना, दासी, या फिर नाई, गरीब, है ना, दीनहीन सामाजिक वर्ग के जो लोग हैं, ये सब संगठित होकर सत्ता पलटने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसका वर्णन भी हमें मिल सकता है। किस लिए सत्ता पलट करने की कोशिश करेंगे, ताकि समाज में क्या कर सके, वो समानता स्थापित कर सके। इसके अलावा कालिदास, मैंने बताया था, समुद्रगुप्त के समकालीन थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अभिज्ञान शकुंतलम नामक एक पुस्तक की रचना करी थी। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने राजा दुष्यंत और शकुंतला जो महारानी है उनका प्रेम का जो है वर्णन किया है, और साथ ही साथ उन्होंने उनके प्रेम, विरह और उनके पुनर्विवाह का भी वर्णन इसके अंदर उन्होंने किया है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये एक ऐसा नाटक है जिसका अनुवाद यूरोप के कई भाषाओं में किया गया है, और इस काल में रचित भागवत गीता का भी यूरोपीय भाषाओं में ही अनुवाद हुआ है। हमने क्या देखा, इस काल में कई सारे लिटरेचर बने, कई सारे लिटरेचरों की रचना हुई। इस काल में धार्मिक साहित्य की प्रवृत्तियां, भागवत गीता, जैसे भागवत गीता हुई, इसकी रचना हुई। इसके अलावा दो बड़े महाकाव्य, रामायण इसी काल में लिखे गए, महाभारत इसी काल में लिखे गए। पहले महाभारत की रचना हुई, फिर रामायण की रचना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा रामायण में राम जी की कथा है, जिसमें उनके पिता दशरथ ने उनकी माँ जो है सौतेली माँ जो होती कैकेयी, उनकी साजिश के कारण उन्हें 14 वर्ष का वनवास करना पड़ता है। और वनवास क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने भाई को शासन देना चाहते थे, और साथ ही साथ अपनी पत्नी के साथ में वो वन में चले जाते हैं। और इसी बीच में लंकेश्वर रावण जो है वो क्या करता है, उनकी जो पत्नी है उनको हर लेता है, उनको उठा लेता है। और लक्ष्मण की सहायता से कैसे उन्होंने क्या किया, नैतिकता पे चलते हुए उन्होंने क्या किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहे जाते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को आदर सम्मान पूर्व प्राप्त किया। इसके अलावा महाभारत के सार के रूप में, इसमें हम महाभारत की बात करें तो देखो इसका सार ये था कि एक भाई दूसरे भाई के लिए बिल्कुल प्रेम निष्ठ था। और दूसरी जगह पर महाभारत के अंदर देखें तो दो चचेरे भाइयों की कहानी है महाभारत। इसमें एक कौरव और एक पांडव वंश है ना। तो इसमें दोनों भाई एक दूसरे को सुई भर नोक जमीन भी नहीं देना चाहते, और एक भाई से शासन प्रशासन के लिए कैसे लड़ते हैं। और रामायण के अंदर हमने कैसे देखा कि एक भाई को शासन के लिए 14 वर्ष तक वनवास भी चला जाता है। जिससे हम देखते हैं कि भाई जिसमें धृतराष्ट्र द्वारा छेड़े गए राज्य जो छोड़ दिया था धृतराष्ट्र के द्वारा, पांडवों ने कौरवों को सत्ता देने के लिए मना कर दिया। अब नहीं, ये आपने देखा भी होगा कि हालांकि जो पांडव थे वो उनके पिता जो थे, पांडु जो उनके पिता थे वो कैसे थे, वो बड़े थे, लेकिन उनको नहीं मिला,
उनको नहीं मिला शासन। उनके बच्चे को शासन ना मिलने की वजह से क्या है कि भाई कई बार हम इन दोनों भाई, आपने रामायण देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप उसका सार भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और यही सार था कि दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हुई सत्ता को लेकर। तो ये इसकी रचना भी हमें किस काल में मिलती है, इस काल में मिलती है। तो होपफुली आप सभी को ये क्लियर होगा। इसके अलावा महाभारत में भागवत गीता का, महाभारत क्या है, एक भागवत गीता का ही एक अंश है जिसकी शिक्षा कृष्ण जी के द्वारा दी गई है। इसमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था निर्धारित की गई है और साथ ही साथ वर्ण व्यवस्था का पालन किस तरीके से होना चाहिए इसका भी वर्णन मिलता है। पुराणों की रचना भी इसी काल में हुई है। वेदों को आसानी से पढ़ने के लिए किसकी रचना हुई है, पुराणों की रचना हुई है, ध्यान रखना है। इसके अलावा पाणिनि और पतंजलि की रचना भी गुप्त काल में ही हुई थी, ये मैंने आप लोगों को बताया था। और संस्कृत भाषा का विस्तार अगर हम देखें तो संस्कृत भाषा का व्याकरण में विकास, उसको थोड़ा सा इजी कर देना ताकि जनता उसको अच्छे तरीके से समझ सके, इसका वर्णन भी हमने देखा है किसके अंदर मिलता है, हमें इसी के अंदर मिलता है। सो होपफुली आज की इस वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी और आप सभी को आज की इस नई वीडियो से बहुत लाभ भी मिलेगा, आशा करते हैं। बाकी हम देखते हैं कि एक अमरकोश नामक ग्रंथ है जिसकी रचना भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही करवाई थी और उनके जो नौरत्न थे अमर सिंह, उन्हीं 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 के द्वारा अमरकोश की रचना की गई थी। तो ये कुछ साहित्य थे और कुछ कला थी जो कि गुप्तकालीन है। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप सभी को यही करना है। एक क्वेश्चन अलग से बनता है गुप्तकाल की अर्थव्यवस्था का, एक क्वेश्चन अलग से बनता है गुप्तकाल की अर्थव्यवस्था का। तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था अब अगली वीडियो में डिस्कस होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।